हेलो स्टूडेंट्स। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। इसी की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कॉल्स इन एरियर, बकाया मांगो, बकाया मांग और कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त मांग की सिचुएशन में किस तरीके से जनरल एंट्रीज की जाएंगी और किस तरीके से उनको कंपनी ट्रीट करती है और किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज देखते हैं टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, अभिधान जिसको कहा जाता है। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है कि हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस ऑफ ईच शेयर, शेयर की प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस हमने फिक्स कर दी, फेस वैल्यू तो अंकित मूल्य तो हमने फिक्स कर दिया किसी शेयर का, उस अंकित मूल्य से कम प्राइस मार्केट से हम पब्लिक से मांग रहे हैं, ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं। एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया और दूसरा होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी है, तो 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आके हो सकता है कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए या फिर हो सकता है ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए। इसी में हम पहले डिटेल में देखते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्राइस ऑफ द ईच शेयर। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि तीन सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस ऑफ ईच शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो तीन सिचुएशन हो सकती है। एक तो हो सकता है इश्यू ऑफ शेयर एट पार पे शेयर इशू किए जा सकते हैं। एट पार मतलब सब मूल्य पर शेयर का निर्गमन, अंश का निर्गमन किया जा सकता है। दूसरा है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अंश का निर्गमन। थर्ड है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी भट्टे पर किसी भी अंश का निर्गमन। ये हो गया। अब समूल्य पर किसको कहते हैं? एट पार का मतलब हो गया कि हमने फेस वैल्यू किसी शेयर की अगर 100 रुपीज फिक्स करी गई है तो हम 100 रुपीज ही पब्लिक से मांग रहे हैं, वो तो हो गया इश्यू एट पार। और इश्यू एट प्रीमियम क्या हो गया? हमने 100 रुपये फिक्स करी और हमसे उनसे ले रहे हैं 110 रुपए। 110 रुपए मतलब 110 और 100 का डिफरेंस 10 रुपए हमारा हो गया प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसको प्रतिभूति प्रीमियम कहा जाता है। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की हम बात करते हैं, भट्टे पर निर्गमन की बात करते हैं, तो जितना हमने प्राइस फिक्स की है, फेस वैल्यू अंकित मूल्य जो फिक्स किया गया है उससे अगर कम मूल्य पर किसी शेयर का निर्गमन किया जाता है तो उसे भट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। तो जनरली द प्राइस ऑफ ईच शेयर इज ₹10, 50 या 100 इज जनरली, सामान्यतः अगर कोई कंपनी अपने अंश पब्लिक में निर्गमित कर रही है तो वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का निर्गमित करती है। देयर इज ए फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य होता है शेयर का, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। किसी का अंकित मूल्य या फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज फिक्स की गई या 10 रुपीज फिक्स की गई है, 50 रुपीज फिक्स की गई है, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक मूल्य उसका वही है। वेयर एज देयर इज ए पेबल वैल्यू ऑफ ईच शेयर विच शेयर होल्डर हैज टू पे। और ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू भी कहा जा सकता है। और पेबल वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू जो एक शेयर होल्डर को पे करना ही पड़ेगा, वो विच शेयर होल्डर हैज टू पे, जिसको शेयर होल्डर को पे करना ही पड़ेगा। देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द पेबल वैल्यू of each share we can divide the share in 3 category। पेबल वैल्यू के बेस पे हम किसी भी शेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताई कि हम किसी भी शेयर को, किसी भी अंश को सममूल्य पर निर्गमित कर सकते हैं, प्रीमियम पे निर्गमित कर सकते हैं, भट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो हमारी इश्यू प्राइस है वो हमारी पेबल वैल्यू हो गई कि इतना तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर 100 के बदले में 110 रुपए मांग रहे हैं तो मतलब शेयर होल्डर को 110 रुपए पे करने ही है, उसकी पेबल वैल्यू 110 रुपए होगी, उसकी जबकि ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी? 100 ही रहेगी। अगर हम 90 रुपए मांग रहे हैं तो उसकी पेबल वैल्यू 90 रुपए होगी। तो हमसे कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बांटा गया है। इसका एक फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए हमने रखी है कि फेस वैल्यू किसी भी एक शेयर की हमने फेस वैल्यू ले ली 10 रुपीज, 10 रुपीज ले ली और पेबल भी 10 रुपीज है, फेस वैल्यू उसका ओरिजिनल वैल्यू भी 10 रुपए है और हम उससे मांग भी 10 रुपए रहे हैं, इश्यू प्राइस है, पेबल वैल्यू भी 10 रुपए है, तो इसको कहा जाएगा सममूल्य पर इशूड एट पार। ठीक है, इसको सममूल्य पर निर्गमित किया गया शेयर माना जाएगा। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें फेस वैल्यू तो हमारी फिक्स की गई है 10 रुपीज, जबकि पेबल वैल्यू कितना है? 9 रुपीज। 10 रुपए तो हमने फिक्स कर दी पेबल वैल्यू, लेकिन हम पब्लिक से केवल 9 रुपीज मांग रहे हैं। हमने पब्लिक को बोला हम 10% डिस्काउंट पे आपको शेयर इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस तो उसकी 9 रुपीज है, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज थी
ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज थी, पेएबल वैल्यू 9 रुपी है, तो इसको माना जाएगा इश्यूड एट डिस्काउंट, भट्टे पर अंश का निर्गमन। और जो डिफरेंस अमाउंट है वो 1 रुपया हमारा हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। भट्टे की राशि हमारी कितनी हो जाएगी? 1 रुपए। लास्ट सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन की हम बात करते हैं, तो इसमें फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है शेयर की, अंकित मूल्य 10 रुपए ही रखा गया, निर्धारित किया गया है, लेकिन उसको इश्यू किया जा रहा है 12 रुपए पे, ठीक है, तो उसकी पेएबल वैल्यू है 12 रुपए। तो जितनी प्राइस फिक्स की गई है ओरिजिनल वैल्यू से अगर ज्यादा मूल्य पर किसी भी शेयर का निर्गमन किया जा रहा है, किसी भी शेयर को इश्यू किया जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर शेयर का इश्यू। तो जिसमें डिफरेंस देख लेंगे हम, जितनी इश्यू प्राइस है उसमें से ओरिजिनल जो फेस वैल्यू थी शेयर की उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा हो जाएगा प्रीमियम का अमाउंट, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाएगा। यहाँ 12 रुपए पे इश्यू किया गया है और जबकि फेस वैल्यू थी 10 रुपीज से 2 रुपए यहाँ पे हमारा हो गया प्रीमियम का अमाउंट। तो अगर हम शेयर सममूल्य पर जारी कर रहे हैं, शेयर इशूड एट पार हैं, तो हमें अलग से कुछ भी नहीं करना। जो जनरल एंट्रीज पहले बताई गई थी वो सिंपली वो ही जनरल एंट्रीज होंगी, उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इशूड एट पार को लेके ही प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने जनरल एंट्रीज बताई थी वो वैसे ही करी जाएंगी। दूसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं, इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इस केस में क्या किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा और क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो शेयर्स आर शेड टू बी इशूड एट प्रीमियम व्हेन दे आर इशूड एट प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। अगर कोई भी शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा कि उसकी इश्यू प्राइस रखी जाती है, इश्यू प्राइस उसकी ज्यादा रखी जाती है फेस वैल्यू से, तो उस ऐसे इशू को शेयर इशूड एट प्रीमियम कहा जाता है। अगर किसी भी अंश को उसके अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो ऐसे अंश को प्रीमियम पर निर्गमित अंश कहा जाता है। द एक्सेस ओवर द फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। फेस वैल्यू से जितना ज्यादा अमाउंट रखा गया है इशू के टाइम, वो एक्सेस अमाउंट उसका क्या क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल अभी देखा भी है, इफ ए शेयर ऑफ 100 रुपीज इज इशूड एट 115 रुपीज पे इशू किया जा रहा है, 100 रुपए का शेयर है। इट इज सेड दैट द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹15, तो 15 रुपीज क्या हो गया हमारा? प्रीमियम हो गया। तो हम क्या देखते हैं, अगर किसी भी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इश्यू किया जाता है, तो फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? प्रीमियम कहलाएगा। यदि कोई कंपनी अपने अंश का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, तो अंशों के ऐसे निर्गमन को क्या कहा जाएगा? प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। प्रीमियम को अधिमूल्य भी कहा जाता है, वैसे इसको प्रीमियम कहा जाता है। तो जितना ज्यादा होगा अमाउंट फेस वैल्यू से, वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। अब यूज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम अगर किसी कंपनी को मिल रहा है, वो अगर प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है, तो जो अमाउंट प्रीमियम का जो अमाउंट है वो उस प्रीमियम का अमाउंट को रेवेन्यू इनकम मानते हुए हर यूज में, मतलब हर किसी कार्य में यूज नहीं कर सकती है। इसके लिए प्रीमियम के यूज के लिए भी जो सेक्शन है 52 का सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो बताता है कि एक प्रीमियम, जो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कंपनी को मिलता है इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर, उसके लिमिटेड यूज हैं और उसको इन्हीं कामों में यूज लिया जा सकता है। अदर किसी भी चीज में उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं किया जा सकता है। तो अमाउंट कॉल्ड ऑन शेयर इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम इज क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम के रूप में जो शेयर अमाउंट मांगा जाता है शेयर होल्डर से, उस अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम जो मिल रहा है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम कहा जाएगा। तो प्रतिभूति प्रीमियम अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो फॉलोइंग पर्पस दिए हुए उन्हीं पर्पस में काम में लिया जा सकता है, अदर किसी पर्पस में वो अमाउंट काम में नहीं आएगा। ये जो पर्पस जो यूज बताया गया है वो सेक्शन 52 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर। कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश के रूप में निर्गमित करने हेतु जब भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी अपने मेंबर्स को, मेंबर्स कौन हो गए? शेयर होल्डर हो गए कंपनी के। अगर कंपनी अपने ही मेंबर को पूर्ण प्रदत्त, पूर्ण फुल्ली पेड अप का मतलब वो क्या हो गया? 100 रुपए का शेयर था, उनको फ्री में दे दिया,
बोनस के रूप में दे दिया, उनसे कुछ नहीं लिए, तो फुल्ली पेड अप शेयर्स के रूप में, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अगर अपने मेंबर को इश्यू करती है तो उसके लिए जो भी उसको जरूरत होगी एंट्रीज के लिए, जो भी उसको फंड की जरूरत होगी, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को काम में ले सकती है। नेक्स्ट है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने हेतु। तो जो भी कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उनको राइट ऑफ करने में भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो भी अमाउंट क्रेडिट किया गया है उसको काम में लिया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इन्हें प्रारंभिक व्यय भी कहा जाते हैं। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो भी खर्चे होते हैं वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही माने जाते हैं, तो उनको फॉर्मेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के रजिस्ट्रार को भी कोई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं तो वो डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई खर्चा हुआ हो, कोई प्रोस्पेक्टस बनवाने में हुआ हो, और कंपनी के कोई मोहर जो सील, कंपनी की सील वगैरह बनती है उसमें कोई खर्चे हुए हों, तो जो भी कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो उनको जब आप राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को काम में लिया जा सकता है। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का थर्ड यूज बताया गया है वो बताया गया है अगर आप कोई शेयर इश्यू कर रहे हो या डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, जिनको ऋण पत्र कहा जाता है, अगर कंपनी कोई शेयर या डिबेंचर इश्यू कर रही है, उनके इश्यू एक्सपेंसेस, जो भी इश्यू एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, या कोई कमीशन पे किया गया है तो उस कमीशन को राइट ऑफ करने में, या फिर कोई डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को काम में लिया जा सकता है। फोर्थ यूज बताया गया है टू प्रोवाइड द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या होती है, मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है तो उन प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंश अगर इश्यू कर रही है तो वो इश्यू जो करेगी वो इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, अशोधनीय अधिमान अंश कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। तो मतलब कंपनी को अपने जीवन काल में अपने प्रेफरेंस शेयर जो भी होंगे, अपने लाइफ टाइम में जो भी प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन करना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया? उन शेयर होल्डर को वापस उनका जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो गया एक तरह से। तो जो भी रिडम्पशन अगर करती है कंपनी, तो कई बार कंपनी क्या होती है, कंपनी की अगर सिचुएशन अच्छी होती है, कंपनी अच्छी हालत में चल रही है तो वो रिडम्पशन प्रीमियम पे भी करती है। 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने शेयर होल्डर को इश्यू 100 रुपए में किया और 100 रुपए ही शेयर होल्डर ने दिए। अब वो क्या है, 15 साल बाद रिडम्पशन करना है, ठीक है, तो उन 15 सालों में जो भी डिविडेंड देना है वो कंपनी में शेयर होल्डर को दिए जा रही है। अब जब 15 साल के बाद जब टाइम आया उसके वापस रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का, उसके रिडम्पशन का टाइम आया है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं प्रीमियम पे इन अंशों का शोधन करूंगी, ठीक है। 100 रुपए के बदले मैं आपको रिडम्पशन के टाइम 115 रुपए दूंगी, तो 15 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी स्टडी करेंगे। तो वो उस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों को राइट ऑफ करने में भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को, उसके अकाउंट को काम में लिया जा सकता है। और लास्ट यूज बताया गया है वो है टू यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर, स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के समय उपयोग करने हेतु। इसमें क्या होता है, कंपनी कई बार क्या होती है अपने ही शेयर्स को वापस बाईबैक करती है, उसने सेल किए अपने शेयर को वापस खरीदती है। कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा कैपिटल हो गई मार्केट में, बहुत ज्यादा उसका हो गया तो उसको लग रहा है कि इतनी जरूरत नहीं है मुझे, तो अपने ही शेयर को वापस शेयर होल्डर से खरीद लेती है। तो उस केस में भी क्या होगा, उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज में लिया जा सकता है। तो जो भी यूज बताए गए हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और ये एक किसी भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को इन 5 यूज से ज्यादा किसी भी और अन्य किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के पर्पज के लिए कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जा सकता। कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसे निकाल के आप लाभांश नहीं बांट सकते हो, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। The issue of security premium for the purpose other than mentioned above shall mean reduction of share capital, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर जो ऊपर यूज बताए गए 5 यूज,
जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, प्रारंभिक व्यय जिनको कहा जाता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने में, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन में, और थर्ड यूज बताया था अगर शेयर इश्यू एक्सपेंस हो रहा है, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस है, कमीशन पेड है या फिर डिस्काउंट अगर अलाउड किया गया है तो उनको राइट ऑफ करने में। एक यूज था कि अगर कंपनी खुद के शेयर को बाई बैक कर रही है उस केस में, या फिर रिडम्पशन पे अगर आप कोई प्रीमियम का अमाउंट पे कर रही है कंपनी तो उसके एडजस्टमेंट के लिए, उसके राइट ऑफ के लिए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकती है। इन 5 यूज के अलावा अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को कहीं और यूज करती है तो उसको क्या माना जाएगा, पूंजी में कमी माना जाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मानने पे क्या होता है इसके बारे में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को इन 5 यूज के अलावा अन्य कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है। अगर अन्य कहीं यूज किया जा रहा है तो उसको क्या पूंजी में कमी माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अकाउंटिंग फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी। द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल रिसिप्ट। इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। कैपिटल रिसिप्ट तो माना जाता ही है इसको, क्योंकि 5 यूज ही जो मेंशन ऊपर मेंशन किए गए इन 5 काम में ही इसको 5 चीजों में इसको यूज किया जा सकता है। As such, it shall be credited to the separate account called security premium account. जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा उसे अलग से सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसमें इस अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। प्रीमियम में बी कॉल्ड विथ शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे भी मांगा, एप्लीकेशन के साथ भी मांगा जा सकता है या अलॉटमेंट के साथ भी मांगा जा सकता है। द शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ओनली। जो अगर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट तो अपने जो जितनी उनकी वैल्यू उसी के साथ उसके किए जाएंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट अमाउंट जो भी होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा। जनरली अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ड्यू विद द अलॉटमेंट। जनरली क्या होता है, अलॉटमेंट में मांगा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है और हम इसको मार्केट में इश्यू कर रहे हैं 115 रुपए पे। अब इसका क्या होगा, 115 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं तो हमने क्या 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 फिक्स किया कि हम कह रहे हैं कि आवेदन पे हम 25 रुपीज मांग रहे हैं और अलॉटमेंट पे हम 30 रुपीज मांग रहे हैं, और 25 हम फर्स्ट कॉल पे और 25 हम लास्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे मांग रहे हैं। और क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो क्या हुआ है, अलॉटमेंट के साथ मांगा जा रहा है। तो इस 30 रुपए में क्या होगा, 25 रुपए तो हमारी हो गई अलॉटमेंट वैल्यू, और हमारे जो 5 रुपीज है वो हमारा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाएगी, जब अमाउंट ड्यू किया जाएगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा 5 रुपीज, और जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो हमारा पूरा 30 रुपीज हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे हम, ओनली 25 रुपीज। तो हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जब भी अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो पूरा अमाउंट आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जाएगा। Security premium to be shown in the balance sheet. Security premium account is to be shown on the liability side of the balance sheet under the heading reserve and surplus. क्योंकि एक तरह सरप्लस के रूप में ही हमें मिल रहा है ये, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अगर शेयर को भट्टे पर निर्गमन किया जा रहा है, शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है तो क्या होगा। पहले तो क्या था कि शेयर को डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी इशू कर देती थी, उसके लिए कुछ कंडीशन मेंशन की गई थी, उस कंडीशन को आप फॉलो करो वो डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, उन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो
डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने डायरेक्टर्स को इशू करती है, जो भी इशू प्राइस से कम प्राइस पे इशू करती है वो जनरली। तो मतलब डिस्काउंट पे इशू केवल स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। 54 बताता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो सेक्शन 53 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो साफ साफ प्रोहिबिशन करता है ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। तो सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे, बट्टे पे इशू नहीं कर सकती है। और केवल कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कि मेंशन किए गए सेक्शन 54 में, स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल लॉस। जो पहले से जैसे डिस्काउंट पे इशू किए जा चुके हैं वो शेयर, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर होगा वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस माना जाता है और कंपनी इसको राइट ऑफ करती रहती है। अगर राइट ऑफ नहीं करती, कुछ अमाउंट बच जाता है, तो उस अमाउंट को नॉन करंट असेट्स में या अदर करंट असेट्स में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इट इज ए capital loss of the company and it is required to be shown on the asset side of the balance sheet under the heading current or other non current assets until write off होने तक इनको तो अदर करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट्स के हेड में दिखाया। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लॉस है, तो जो कैपिटल इनकम होगी, कोई कैपिटल प्रॉफिट होगा उससे, या फिर हमारे इनकॉर्पोरेशन से पहले के कोई प्रॉफिट है, समामेलन से पहले के कोई लाभ है हमारे, उससे इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। और राइट ऑफ नहीं होता तब तक वो अदर करंट या अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाया जाएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके उससे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।